हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एस्थेटिसिज्म। आपने ये वर्ड सुना होगा एस्थेटिक। आपने इंस्टाग्राम पे इसको सुना होगा या यूट्यूब पे देखा होगा कि एस्थेटिक कुछ लाइफस्टाइल्स होती है या लोगों के एस्थेटिक डेस्क डेस्क सेटअप होते हैं या फिर किसी की क्लोथ सेटअप होते हैं। जैसे आपने डार्क एकेडमिया करके एक है, फिर एक वो गर्ली एस्थेटिक है या फिर कॉटेज कोर है। ये सब क्या है? एक एस्थेटिक है। एस्थेटिक मतलब एक तरह का सराउंडिंग या कुछ ऐसी जगह आप क्रिएट करते हो जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। तो एस्थेटिसिज्म में या एस्थेटिक का मेन पर्पस यही होता है कि किसी को प्लेजर देना। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी एस्थेटिसिज्म लिटरेचर में कैसे आया और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ लिटरेचर पे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्थेटिसिज्म लिटरेचर में आया कब। तो जब हम लोग एस्थेटिसिज्म इन आर्ट बात करते हैं या इन लिटरेचर बात करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चल रहा था, लेकिन इसको ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली 19th सेंचुरी में। और वो भी इसलिए मिली क्योंकि ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट विक्टोरियन लिटररी प्रिंसिपल। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी। और उसके बाद जब खास करके उनके जब हस्बैंड की डेथ होगी, किंग एल्बर्ट की या फिर प्रिंस एल्बर्ट बोल लो, प्रिंस एल्बर्ट की जब डेथ होगी तो वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव हुई। उनकी डेथ के बाद उन्होंने सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े ही पहने और उनको ऐसा लगता था कि सब सॉम्बर होना चाहिए या हम कुछ भी चीज़ पढ़े उसमें से हमें कुछ लेसन मिलना चाहिए। आर्ट भी बनाना है तो ऐसे बनाओ जो हमें कुछ लेसन दे इंस्टेड ऑफ गिविंग अस प्लेजर। जो अरिस्टोटल ने या फिर अगर आप पूरा ये भी बोलो, आप कोई भी ग्रीक लिटरेचर से लेके जब लिटरेचर की शुरुआत हुई तो उन्होंने ज़्यादा इस पे ही ध्यान दिया, डायडेक्टिसिज्म में पे, कि हमें उसमें से कुछ पढ़ने को मिले, कुछ सीखने को मिले। लेकिन जब इन लोगों ने क्या किया कि जब वो सिखा रहे थे, हमें लेसन्स दे रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा ये करने की कोशिश की। मतलब वो सिर्फ मॉरल लेसन पे ही ध्यान देने लगे इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लेजर। ठीक है, उनका ऐसा था कि इनको बस सिखाना है कुछ। लिटरेचर का एक और पर्पस भी होता है कि उससे खुशी मिले। हम लोग जब हमेशा कोई बुक उठाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उस मूड में होते हैं कि हमको कुछ सीखना है। कभी कभी हम किसी प्लेजर के लिए भी पढ़ सकते हैं या छोटी सी खुशी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो जब ये मूवमेंट चालू हुआ विक्टोरियन एज में, जब लोगों ने लिखना चालू किया, तो वो सिर्फ लोगों को सिर्फ सिखाए जा रहे थे कि ऐसे सीखो, या फिर कोई भी एक स्टोरी बताते थे, उसमें से एक सीख होती थी। लेकिन फिर उसकी वजह से क्या होता था, वो जो लिटरेचर की ब्यूटी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। तो जब क्वीन विक्टोरिया ने एक मॉरल और डायडेक्टिक कोड लगाया तो फिर क्या हो गया, लिटरेचर भी मॉरल लेसन देने में ज़्यादा ध्यान लगाने लगा और इसकी वजह से जो प्लेजर है वो कम हो गया। तो कुछ राइटर्स थे जैसे ऑस्कर वाइल्ड था या एसिस वाइनबर्ग थे, इन्होंने क्या किया, इन सबको रिजेक्ट करना चालू किया। उन्होंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो फिर उनको खराब तरीके से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी उनको अच्छी बातों से भी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो। और फिर इनका ये मूवमेंट आगे चल के इतना बढ़ गया, ये आगे चल के डेकेडेंस में भी जाता है, जिसमें वो सिर्फ इस पे ध्यान देते कि अपीयरेंस पे ध्यान देते। वो बस देखने में अच्छा लगना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं एक हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ चला जाता है। तो ये मूवमेंट चालू तो अच्छे तरीके से हुआ कि पूरा स्ट्रिक्ट मॉरल कंडक्ट को उन्होंने अपोज किया और बोला कि प्लेजर पे भी ध्यान दो। लेकिन जब वो आगे चल के गया तो फिर वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, हेडोनिस्टिक हो गया। हेडोनिस्टिक मतलब वो जिसमें आप सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचते हो, आप ये सोचते हो कि सिर्फ मुझे खुशी मिलनी चाहिए, सामने वालों के बात पे या फिर सामने वाले की इस पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, अगर आप रात को पार्टी करके आए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो, 1-2 बजे तो घूम रहे हो, तो आप अपने बारे में सोच रहे हो कि चलो मुझे खुशी मिलेगी या मैं उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचता हूँ। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मेरी घर पे मम्मी वेट कर रही होगी, या जब मैं रात को लेट जाऊंगा घर पे
तो फिर किसी को उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो मतलब उनकी भी नींद खराब हो गई। तो वहां पे आपने क्या किया, आपने प्लेजर तो चुना अपना, बट आपने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक में भी यही होता है कि ये लोगों ने इतना आर्ट के बारे में सोचा, इतना प्लेजर प्रिंसिपल पे ध्यान दिया कि ये उन्होंने ये एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए, उसको हेडोनिस्टिक बना दिया। एस्थेटिसिज्म जब चालू हुआ 19th सेंचुरी में, तभी ऐसा नहीं है कि वो तभी शुरू हुआ था। ये मूवमेंट इसके पहले जर्मन रोमांटिसिज्म में हमें देखने को मिलता है। ये जो एस्थेटिक टर्म है, ये ग्रीक लिटरेचर से या फिर ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, लेकिन जर्मन में ये टर्म पहले यूज हुआ था एस्थेटिका में। 1750 में ये बुक आया था एस्थेटिका में, और यहाँ पे इस टर्म के बारे में बात की है अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने कि कैसे हमें लिटरेचर से या फिर आर्ट से प्लेजर भी मिलना चाहिए। उसके बाद यही चीज को उठाया 1719 में इमैनुअल कांट ने, और इमैनुअल कांट ने इसको अपनी फिलोसफी में यूज किया। इमैनुअल कांट जो है, इसने काफी इन्फ्लुएंस किया था कॉलरिज को। कॉलरिज ने इसके लिटरेचर पढ़ के या इसकी सारी बातें बुक्स पढ़ के वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने पोइट्री लिखना चालू किया था उसके बाद में। तो कॉलरिज का इंस्पिरेशन थे कांट, और जो वर्ड्सवर्थ थे उनको इंस्पिरेशन मिली थी फ्रेंच लिटरेचर से। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिटिश राइटर थे, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, लेकिन इनकी इंस्पिरेशन जो थी वो नॉन ब्रिटिश राइटर से आई थी। कॉलरिज वॉज इंस्पायर्ड बाय जर्मन लिटरेचर और वर्ड्सवर्थ वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच लिटरेचर, और इन दोनों ने भी एस्थेटिसिज्म को यूज किया। इसलिए आप देखो कि रोमांटिक लिटरेचर में ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर चाहे वो नेचर्स ब्यूटी हो या इंसानों की ब्यूटी हो, लेकिन उसमें अपीयरेंस पे ध्यान दिया जाता है। और रोमांटिसिज्म के बाद फिर उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर आया विक्टोरियन एज। तो आप देख रहे हो कि ये कैसे प्रोग्रेस हुआ। लोगों ने पहले ब्यूटी पे ध्यान देना चालू किया, फिर विक्टोरिया आई, उसने बोला कि ब्यूटी पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, मॉरल लेसन पे ध्यान दो। उसको अपोज करने के लिए फिर से वो लोगों ने बोला कि नहीं, ब्यूटी पे ध्यान दो। तो ये सारी चीजें हमको एक क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट में चलती रहती है। और जब रोमांटिसिज्म आया ब्रिटेन में, तब वहाँ पे जॉन कीट्स और शेली जैसे राइटर्स इसको यूज कर रहे थे। और साथ ही में प्री राफेलाइट जो एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है जो पेंटिंग्स पे ज्यादा फोकस करती है। मतलब पेंटिंग्स उनका मानना ऐसा था कि पोएट्री एक पेंटिंग के जैसे दिखनी चाहिए, वो एक विजुअल एस्थेटिक होना चाहिए। इसी से आगे चल के सिंबलिज्म भी आता है। तो सिंबलिज्म या कुछ ऐसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यूज करो जिसकी वजह से लोगों को सुन के या देख के पढ़ के खुशी मिले। जैसे अगर आपको किसी को बोलना है, किसी लड़की को बोलना है कि तुम एकदम खूबसूरत लग रही हो, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम एकदम ना वो ट्रैफिक सिग्नल का रेड वो लग रही हो, रेड सिंबल लग रही हो, उससे उसको ये नहीं मिलेगा। बट वही आप उसको बोलो कि तुम एकदम ब्यूटीफुल रेड रोज के जैसे दिख रहे हो, तो वो लड़की को भी सुन के अच्छा लगेगा कि चलो उसने मुझे रेड रोज बोला। तो आप कलर की ही बात है, कलर तो ट्रैफिक सिग्नल का भी रेड है और रोज का भी रेड है, लेकिन फिर भी अगर रोज की बात करता है कोई, तो फिर इंसान को खुशी मिलती है, वो देख के उसको प्लेजर मिलता है। तो प्री राफेलाइट का भी ऐसा ही था कि पेंटिंग्स हो या सिंबल्स हो, उनको इस तरीके से यूज करो या इस तरह से पूरी इमेजरी क्रिएट करो कि व्हाइल रीडिंग दैट पीपल शुड गेट प्लेजर आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ लेसन। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया कि जो आउटकम होना चाहिए, एक इन्वोक होना चाहिए इमोशन जो रीडर्स में, वो होता है सेंशुअस प्लेजर। सेंशुअस प्लेजर मतलब अपनी जो सारी सेंसेस को एक्साइट करे। फिर उसमें ये सारी इमेजरी यूज करते थे, विजुअल इमेजरी, नेजल इमेजरी हो गई, टैक्टाइल हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया। ये सब अपने जो 5 सेंसेस होते हैं उनको वो इन्वोक करते हैं। और उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उसमें से कुछ सीखने को मिले नहीं मिले, कोई सेंटिमेंटल मैसेज हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो पढ़ के रीडर को कुछ खुशी मिलनी चाहिए, उसको प्लेजर मिलना चाहिए।
उन्होंने बोला कि आर्ट जो है वो वर्ल्डली इश्यूज से दूर होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स इस्तेमाल मत करो। क्योंकि पॉलिटिक्स को पढ़ते वक्त अगर आपके पते की बात है तब तो ठीक है, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती कोई बात है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग जाती है तो फिर वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता। आप न्यूज़ चैनल की भी बात करो, हम सबके बायस होते हैं। अगर आपको एक तरीके का पॉलिटिकल कमेंट्री पसंद है या फिर अगर आपको एक तरह का पॉलिटिशियन पसंद है तो उसके फेवर में की जाने वाली बातें आपको अच्छी लगेगी, दूसरों की शायद ना अच्छी लगे। तो फिर जब आर्ट पढ़ते हैं तो फिर रीडर को भी वो डिलेमा नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे पसंद नहीं है तो इसके बारे में क्यों बात हो रही है या फिर मैं इसको क्यों पढूं। तो फिर इंस्टेड उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, हमें इंट्रिंसिक ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, जो अंदर की खूबसूरती है या फिर जो वर्ल्डली प्लेजर है उस पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर जब उस पे ध्यान दोगे तो फिर आर्ट क्या हो जाएगा, लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, क्योंकि खूबसूरती तो सबको पसंद है ना। अगर किसी के हमारे सामने एक छोटा बेबी रख दिया, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे बेबी का रिलीजन क्या है या उसकी कास्ट क्या है या वो कहाँ से आया है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेबी क्यूट है तो हमें क्यूट ही लगेगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स को दूर रखो या जो भी वर्ल्डली चीजें हैं, सोशल इश्यूज है, उनको दूर रखो, सिर्फ ब्यूटी पे ध्यान दो या फिर प्लेजर पे ध्यान दो। उन्होंने आर्ट और इसमें लिटरेचर में प्लेजर लाने के लिए सिंबल्स और सेंसरी इमेजेस यूज किया, जैसे मैंने अभी बोला था कि रोज बोलो या फिर कुछ ऐसे फ्लावरी एग्जांपल दो या फिर कुछ ऐसे किसी ब्यूटीफुल चीजों की बात करो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसान को नॉस्टैल्जिया हो जाएगा या फिर वो उसको क्लियरली इमेजिन कर पाएगा कि वो शायद कैसा दिखता होगा। या फिर उस समय अगर कोई वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल का ही एग्जांपल ले लो कि वो उसको इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है कि हम सबको भी लगता है कि हम उस डैफोडिल के मेडो में जाके बैठे हैं। तो वैसे सारी चीजें लिखो कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, रीडर की सारी सेंसेस जो है वो इवोक हो जाए, कि उसको उसको देख के या सुन के या पढ़ के उसको खुशी मिले। अभी आप इन दोनों इमेजेस को देख लो, दोनों में सूखा हुआ रोज है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सूखा हुआ रोज है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे उसको बुक पे रखा है तो ये देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग भी है और वो बुक पे है, ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी वो अच्छा लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन उसके बैकग्राउंड की वजह से उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा या फिर वो इतना खास नहीं लग रहा, हालांकि दोनों भी सूखे हुए रोज भी है। तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से, इमेजरी की वजह से ये रोज हमें ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड एट द सेम टाइम अब देखो कि इसमें से एक मूड पता चलता है, ये काफी रोमांटिक मूड है या फिर लाइट डिम है या एकेडमिक या की बात है, ये कि आप मतलब ये सीन देख के, ये वाले इमेज का सीन देख के आपको लगेगा कि वहां पे कोई सीक्रेटिव बातें हो रही है, शायद दो लवर एक दूसरे को मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप ऐसे नहीं सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे कि किसी ने रास्ते पे चलते हुए सिर्फ एक फूल फेंक दिया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इमेजरी जो है वो ठीक से इन्वोक नहीं हो रही, वेरएज इस इमेज में इमेजरी ठीक से इन्वोक हो रही है, हम उस सीन को अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, और उसकी वजह से हम अपनी जस्ट बिकॉज अपनी इमेजेस जो इन्वोक होती है उसकी वजह से जो लिटरेचर का मोटिव है, जो एस्थेटिसिज्म का मोटिव था, आर्ट फॉर आर्ट या फिर आर्ट फॉर प्लेजर, वो क्या है, इससे अप्रूव होता है, वेरएज वो इससे अप्रूव नहीं होगा। एस्थेटिक मूवमेंट के साथ एक और टर्म एसोसिएट है और वो है फिंदेसाइसिकल, और इस टर्म का मतलब है एंड ऑफ द सेंचुरी, कि मतलब एक एंड ऑफ एन एरा जिसकी वजह से नया चालू होता है। अभी यहाँ पे लिटरली सेंचुरी एंड नहीं हुई थी क्योंकि ये मूवमेंट 1880 में आया था, तो फिर ये टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी था, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं कि पूरा 1900 से ही चालू हो गया, ऐसा नहीं है, 1880s के एंड में ये आया, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द सेंचुरी या एंड ऑफ द एरा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो विक्टोरियन, अगर आप एज की बात करो तो वो काफी लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी। अभी तो क्वीन एलिजाबेथ 2 है जो अभी उनकी डेथ हुई,
लेकिन विक्टोरिया भी उसके पहले शी वॉज लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क, तो काफी टाइम से वही क्वीन चल रही थी और फिर लोग काफी उसको फॉलो कर रहे थे। और फिर जब एक ही टाइम तक कोई इंसान वहां पे रूलिंग में होता है तो फिर हम लोग भी भूल ही जाते कि उसके पहले शायद कोई था, या वो एक कल्चर के साथ सिनोनिमस भी हो जाती है। तो ब्रिटेन में भी यही हुआ था, बिकॉज विक्टोरिया वॉज रूलिंग फॉर सो लॉन्ग एंड देन शी पास्ड अवे बिफोर 1850s, फिर भी उसका इन्फ्लुएंस काफी चल रहा था लिटरेचर में, उसने जो बोला था वो लोग काफी फॉलो कर रहे थे। तो जब फाइनली उससे कोई डाइवर्जन मिला, एक नया रूट लोगों को समझ में आया, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, इसको फिन द साइकिल वे बोलते, कि उसकी वजह से एक सेंचुरी का एंड हुआ, या फिर वो एंड ऑफ एन एरा हम लोग बात करते कि एक एरा का एंड हो गया, या फिर अभी एक नई शुरुआत करेंगे, उस तरीके से एक नई शुरुआत होगी वहां पे। फिर ये मोमेंट फ्रांस में भी आया, सिंबलिज्म में इसको काफी यूज किया गया। चार्ल्स बॉडलियर करके पोएट थे, उन्होंने इसको काफी यूज किया अपनी पोएट्री में। और इस मूवमेंट का एक प्राइम एग्जांपल है ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। इसमें ये जो डोरियन ग्रे है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूथ होता है और उसको एक आदमी आके और ज़्यादा उकसाता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, और फिर उसको बताता है कि कैसे ब्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर वो क्या करता है, उसका जब जैसे ही अभी ऑब्वियसली यूथ थोड़े टाइम बाद फेड होने लगता है, तो उसको वो डर इतना सताने लगता है कि मैं जैसे ही एज हो जाएगी मेरी, मेरा जो यूथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो वो क्या करता है, एक पेंटिंग में अपनी सोल को ट्रैप करके रखता है। तो फिर वो पेंटिंग की एज बढ़ती है, वो पेंटिंग में जो डोरियन ग्रे है वो तो बूढ़ा होता जाता है, लेकिन ये डोरियन ग्रे वैसे का वैसा ही रहता है, ये ओल्ड नहीं होता। और फिर जब उसके बाद जब नॉवेल जैसे आगे आगे प्रोग्रेस होती है, फिर वो काफी मतलब पूरा आई गेस पूरा 80-90 ईयर्स वो वैसे यंग ही लगता है। और इसके बाद जब वो फाइनली अपनी एक दिन पेंटिंग को देखता है और वो उससे इतना डर जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग का जो डोरियन ग्रे है वो इतना खराब दिखता है, इतना गंदा दिखता है कि इसको वो एक्सेप्ट करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर वो उस रियलिटी में रहता या वो खुद को उस तरीके से एज होने देता तो शायद वो भी वैसे ही गंदा लगता। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नॉवेल। और इस नॉवेल का जो इंट्रोडक्शन है वो वाइल्ड ने खुद लिखा है, और ये जो ये है इंट्रोडक्शन जो है, ये इसका ये भी कंसिडर करते हैं, मैनिफेस्टो भी कंसिडर करते हैं एस्थेटिसिज्म का, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में वाइल्ड ने काफ़ी सक्सेंटली पुट किया है कि एस्थेटिसिज्म का पर्पस क्या है, या लोगों को कैसे एस्थेटिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। हमें आर्ट बनाना चाहिए और ब्यूटीफुल आर्ट बनाना चाहिए। हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमको किसी को कुछ सिखाना है, वो राइटर का काम नहीं है। राइटर का काम ये है कि रीडर को खुशी दो, उसको मॉरल लेसन देने का राइटर का काम नहीं है। तो फिर उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों में उस चीज़ को बोला है, और ये उसने पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे के इंट्रोडक्शन में बोला है। ये काफ़ी बार नेट के एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।